नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और यूपीएससी मेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर के जो यूपीएससी का गाइडलाइंस है उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। क्योंकि वो गाइडलाइंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो टेस्ट करता है कैंडिडेट्स का, कि उस कैंडिडेट्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रिलेवेंट इश्यूज है उसमें कितना है, कैसा है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन टेस्ट करता है मेंस वाला कि उस कैंडिडेट्स में कितना एबिलिटी है किसी चीज को एनालाइज करने का, और जो कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड डिमांड्स है उस पे उनका अपना व्यू लेने का या अन्य जो व्यूज है उनको कंसिडर करने का कितना एबिलिटी है ना। ये सारे चीज जो है उस पे हम इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है। हमने ऑलरेडी बताया है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया। आज जो हम बात कर रहे हैं वह है एबिलिटी टू एनालाइज, है ना। एबिलिटी टू जब एनालाइज की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है एबिलिटी। आप समझते होंगे कि ये एबिलिटी क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। एक का आपको एग्जाम्पल देता हूं स्मार्टफोन का, जो आपके हाथ में है, सब किसी के हाथ में स्मार्टफोन है ना। इस स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से मैं आपको एबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझते हैं हम लोग। लेकिन एबिलिटी को समझने से पहले हमें तीन वर्ड को और समझना पड़ेगा। एक वर्ड है एबिलिटी, ए, और दूसरा वर्ड है कैपेबिलिटी, और तीसरा वर्ड है कैपेसिटी। ये तीन वर्ड। आपके पास एक स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में जो इनबिल्ट फीचर्स है उसमें सिम्स लगाते ही, जो आपके सिम होते हैं उसको सिम को लगाते ही आप उस स्मार्टफोन से आप मैसेज कर सकते हैं, आप फोन कॉल कर सकते हैं, और जो बेसिक फंक्शंस है उस स्मार्टफोन का वो कर सकते हैं। तो उस स्मार्टफोन का जो इनबिल्ट जो उसके अंदर एक क्षमता है उसको बोला जाता है एबिलिटी। लेकिन इसके साथ जब आप जोड़ देते हो, प्लस कर देते हो क्या क्या, बहुत सारे एप्लीकेशंस, जैसे YouTube का एप्लीकेशंस, WhatsApp का एप्लीकेशंस, Facebook का एप्लीकेशन, ये जितने भी ऐप है, इन सारे ऐप को जब आप उस मोबाइल में, स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेते हो तो यही मोबाइल आपका इंटरनेट एक्सेस भी करने लगता है। वाईफाई का जो कनेक्शन जोड़ देते हो, यही मोबाइल आपको पूरे दुनिया से सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स है उससे जोड़ देता है। इसका मतलब जब एबिलिटी के साथ ये सारे जो फीचर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो ऐप है, इनको जब जोड़ देते हो तो यही कैपेबिलिटी कहलाता है। मतलब जो एबिलिटी है ये बेसिक है, इनबिल्ट है। और कैपेसिटी क्या होता है? इस स्मार्टफोन का जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है ना, या मैक्सिमम किसी काम को करने का जो इसके पास क्षमता है उसको कैपेसिटी बोला जाता है। इस तीनों के कंटेक्स्ट में मैंने आपको एबिलिटी बात समझाने की कोशिश किया। अर्थात एबिलिटी जो है इनबिल्ट होता है, साथ ही साथ एबिलिटी को लर्न भी किया जाता है। यहां दो वर्ड को समझिएगा, एक लर्न होता है, एक एक्वायर्ड होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका इनबिल्ट जो माइंड ब्रेन का जो वायरिंग है, जो न्यूरॉन है, इनबिल्ट इतना अच्छा है कि वो मैथ को बहुत अच्छी तरह से समझता है, कठिन से कठिन कैलकुलेशन को कर लेता है, कठिन से कठिन कंसेप्ट को समझ लेता है वो। साथ ही साथ वो बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल में प्रॉपर क्लास में पढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, उनके और जितने भी चीज होते हैं उसके लिए उसको ट्रेंड किया जाता है, तो वहां पे बहुत कुछ सीखते हैं। इस क्षमता जो होता है ना, जो लर्न करते हैं वो उसको भी हम एबिलिटीज बोलते हैं। अब बात है कि कैपेबिलिटीज क्या होता है। जो कैपेबिलिटीज होता है वो एक्वायर्ड होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा लर्न और एक्वायर्ड में। लर्न जो होता है वो मैंने आपको बताया। एक्वायर्ड होता है कि मान लीजिए कोई आदमी है जो किसी एक नए एनवायरनमेंट में गया है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आता है, उसको कभी ट्रेनिंग नहीं मिला है उस लैंग्वेज का, है ना। लेकिन वहां पे जब वो जाता है, उसको देखता है, सुनता है, समझता है, धीरे धीरे सीख लेता है, एक्वायर कर लेता है,
तो वह उसका कैपेबिलिटी कहलाता है। सो देयर इज ए डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एंड एक्वायरिंग। तो जो एक्वायरिंग की क्षमता है वो कैपेबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है, और जो लर्निंग का पोटेंशियल क्षमता है वो एबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर हो ये बात? अब हम बात करते हैं एबिलिटी टू एनालाइज। ये जो एबिलिटी टू एनालाइज है, इस एबिलिटी टू एनालाइज को देखते हैं, ये क्या होता है। एबिलिटी टू एनालाइज को समझने के लिए हमें 4 स्टेप में हमने इसको बांटा है। सबसे पहले व्हाट इज दिस एनालिसिस, दूसरा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एनालिसिस, तीसरा व्हाट इज द स्टेप्स फॉर दिस एनालिसिस, एंड द फोर्थ वन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस। सबसे पहले हम व्हाट इज एनालिसिस की बात करते हैं। यह वास्तव में एक स्किल है, ये स्किल है, स्किल कौशलता, दक्षता। किस चीज को? तो इस स्किल के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन होता है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम एग्जामिन करते हैं, है ना, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, इसको हम एग्जामिन करते हैं। यह कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का होता है। कैसे करते हैं? बहुत ही सिस्टमेटिक एंड डिटेल मैनर में करते हैं। ये कैसा होता है? बहुत ही सिस्टमेटिक होता है एंड डिटेल्ड होता है। जब हम इस तरह से करते हैं तो यह जो स्किल होता है इसी को एनालिसिस करना होता है, या एनालिटिकल पावर या एबिलिटी बोला जाता है। क्लियर? जो दूसरा बात है वह है पर्पस क्या है इसका। एनालिसिस का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अंडरस्टैंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें जो भी आपके इंफॉर्मेशन है इसको कई कंपोनेंट्स में तोड़ तोड़ के आप देखते हैं, है ना। उसके बाद उसके जो जो कंपोनेंट्स है उसको आप समझते हैं, साथ ही साथ हर कंपोनेंट्स का क्या क्या इम्प्लीकेशंस है ये भी आप देखते हैं, और साथ ही साथ हर कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन है यह भी देखते हैं। तो मतलब जो एनालिसिस होता है उनका जो हमारा पर्पस होता है वह होता है हर कंपोनेंट्स को समझना, हर कंपोनेंट्स का जो इंपॉर्टेंट है उसको समझना, और हर कंपोनेंट्स में जो रिलेशंस है उनको समझना। ये बात समझ में आ गया? तो ये हमने बात किया पर्पस का। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप स्टेप की बात करें, इस स्टेप्स में हम करते हैं जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी सिचुएशंस है, उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में। तो सबसे पहले आपने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उस जो पार्ट्स है ना उसमें हम एक पैटर्न पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पैटर्न है, कैसे पूछा जा रहा है, क्या करना है, प्रॉब्लम्स है या सिचुएशंस है, उसमें क्या पैटर्न है, उस पैटर्न का हम स्टडी करते हैं। तो ब्रेक डाउन किया, फिर पैटर्न को समझा। इस पैटर्न को समझने के बाद अंत में हम एक थोड़ा सा कंक्लूजन बनाते हैं कि अच्छा ये बात है। अभी हम कंक्लूजन पे पहुंचे। इसके बाद हम एक इस कंक्लूजन के आधार पे हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन जो है हमारा बेस्ड होता है एविडेंस पे और लॉजिकल रीजनिंग पे। याद रखिएगा, जो जजमेंट होता है वो बेस्ड होता है एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग पे। ये जजमेंट हमारा बेस होता है आफ्टर कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद, है ना, कंक्लूजन किया, उसके बाद हमने जजमेंट किया। ये सारे चीज करने के बाद हम अब आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि इस एनालिसिस करने का के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए 2 चीज बहुत जरूरी है रिक्वायरमेंट के तहत। पहला है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग। याद रखिए, मैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं। क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर वो क्षमता है जब आप किसी चीजों को जो बड़ा बड़ा है उसको तोड़ देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं,
उस टुकड़ों को तोड़ने के बाद उनका जो आपस में रिलेशंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका इंपॉर्टेंस पता करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसी को एनालिसिस कहते हैं। जब किसी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके समझने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। और इसी प्रोसेस को क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, एक और वर्ड है जिसका नाम है क्रिएटिविटी, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसके लिए पहला रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल थिंकिंग, और साथ ही साथ जो दूसरा रिक्वायरमेंट है इसके साथ वह है रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। जिस टॉपिक पे आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जिस टॉपिक का आप एनालिसिस कर रहे हैं, उस पे आपका एक रिलेवेंट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको उस फील्ड का एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। तो मतलब क्या हो गया, रिलेवेंट नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इसका एक्सपर्टीज होना चाहिए। ये सारे चीज, दो चीज, रिलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होने के बाद ही आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने एनालिसिस के तहत आपको बताया एबिलिटी क्या होता है, फिर एनालिसिस के तहत मैंने बताया 4 स्टेप होता है कि ये है क्या, तो वास्तव में यह स्किल है। ये स्किल किस चीज को लेकर के है, तो एग्जामिन करने को लेकर के है। किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप एग्जामिन करते हो, उसको सिस्टमेटिक एंड डिटेल मैनर में देखने की कोशिश करते हो, तब यह कहलाता है एनालिसिस। इसके जो पर्पस है वो पर्पस मैंने बताया था। इनका जो मेन पर्पस है वह है अंडरस्टैंड करना किस चीज को, उसके अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जब तोड़ देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर करके, जब उसको हम तोड़ करके उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस जो कंपोनेंट्स है उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस है उनको समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ उनके आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब वह इस एनालिसिस का पर्पस कहलाता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि इनके लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व किए हुए हैं, कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप इसको ब्रेक डाउन करते हो, उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को ब्रेक डाउन करने के बाद उसके अंदर जो बहुत सारे पैटर्न्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। उसके बाद उसमें एक कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हो कि क्या कंक्लूजन है। ये अभी तक आपके तहत ही सीमित है, आपके पास ही सीमित है कंक्लूजन। इसको जब आप पब्लिक करते हो तो वास्तव में अपना एक जजमेंट देते हो। वो जो जजमेंट देते हो वो वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी मन में आया कह दिया, वो बेस्ड होता है एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे ये जजमेंट। उसके बाद मैंने बोला था कि ये सारे चीज एनालिसिस का, ये सारे स्टेप्स, प्रोसेस, पर्पस समझने के बाद मैंने आपको बताया था कि इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो सबसे पहला है वह है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जब किसी बड़े चीज को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप डिवाइड कर देते हो, उसके बाद उस छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप समझने की कोशिश करते हो, उनके आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, उनका महत्व पता करने की कोशिश करते हो, तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ये है जिस फील्ड को लेकर के आप एनालिसिस कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप एनालिसिस कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम को लेकर के एनालिसिस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के आपके पास रिलेवेंट नॉलेज और एक्सपर्टीज होना चाहिए। इन सारे चीजों के कॉम्बिनेशंस को समझने के बाद मुझे लगता है कि अब आप एबिलिटी टू एनालिसिस क्या होता है वो समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टेक व्यू। मतलब जब हम अपना एक व्यू बनाते हैं तो बहुत सारे और लोगों का उस पे व्यू होता है। किसी भी कन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स को लेकर के बहुत लोगों का अपना अपना व्यू होता है। उन सारे व्यूज के बीच में अपना व्यू कैसे बनाएं, उसी को लेकर के हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि टेक व्यू का क्या मतलब होता है, कैसे बनाया जाता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है। साथ ही साथ और हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपसे बात किया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम वहां पहुंच रहे हैं
जहां आप कहेंगे कि अब मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। जब तक आप इन सारे कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप मेंस का आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। इन चीजों को समझाने के लिए ही, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए ही मैं एक एक क्वेश्चंस जो मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उस पर डिस्कशन से पहले इन सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बेस है, फाउंडेशन है, इनका ज्ञान होना, इनका जानकारी होना मेंस में अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।